1970s में भारत के 3 स्टेट्स राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में एक ऐसा खामोश खौफ फैल चुका था जिसने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। लोग अपने घरों में बेखबर सो रहे होते और उसी सन्नाटे में अंधेरे का फायदा उठाकर कोई चुपचाप उनके घर के अंदर घुसता और उनकी जान ले लेता था। ना कोई आवाज, ना ही कोई चेतावनी, बस सुबह होती और एक और घर मातम में डूबा मिलता। ये कोई एक रात की बात नहीं थी, बल्कि ये सिलसिला हर रोज का बन चुका था। देखते ही देखते सिर्फ 18 महीनों में मौत का ये आंकड़ा 60 पार कर जाता है। तीनों राज्य दहशत के साए में जीने लगते हैं। रात जो कभी आराम का वक्त हुआ करती थी, अब डर का दूसरा नाम बन चुकी थी। लोग अब सोते नहीं थे, बस सुबह होने का इंतजार करते थे। लेकिन इतनी हत्याओं के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। उनके पास न हत्यारे का हुलिया था, ना कोई ठोस सुराग। जैसे कोई साया हो जो आता है, मारता है और हवा में गायब हो जाता है। फिर साल 1974 की एक अंधेरी रात राजस्थान पुलिस की नजर एक दुबले पतले शख्स पर पड़ती है, जो जून की गर्मी में कंबल ओढ़े सुनसान सड़क पर भटक रहा था। कई गवाह पहले ही बता चुके थे कि हत्यारा कंबल ओढ़े रहता है, इसलिए पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आती है। उससे पूछताछ शुरू होती है, लेकिन वो हर सवाल को घुमाता रहता है। पुलिस बार बार उसे पीटकर एक ही सवाल पूछती है, बता, क्या ये 60 हत्याएं तूने ही की है? कई दिनों तक वो चुप रहता है, लेकिन फिर एक दिन पता नहीं उसे क्या होता है, अचानक वो सिर उठाता है और चेहरे पर एक वहशी मुस्कान लिए कहता है, साहब 60 नहीं 70 मार चुका हूं। इसके बाद वो एक एक करके करीब 50 हत्याओं की तारीखें गिनाने लगता है, जैसे अपनी अचीवमेंट सुना रहा हो। ये सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब उससे पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों करता था, तो वो कहता है कि उसे लोगों की दर्द भरी चीख सुनने में सुकून मिलता है और वो चीखें किसी गाने जैसी लगती है। ये सुनकर पुलिस तक की रूह कांप जाती है। तो आइए जानते हैं कौन था वो खूंखार हत्यारा, उसका लोगों को मारने का तरीका क्या था जिससे वो इतना ज्यादा फेमस हो गया, और आखिर उसकी वो कौन सी गलती थी जो अंत में उसके पकड़े जाने की वजह बन गई। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत साल 1952 में राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक मजदूर और एक अंधी महिला के घर एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम शंकर प्रजापत रखा जाता है। गरीबी उस परिवार की जिंदगी का हिस्सा थी, पर चूंकि शंकर उनकी पहली संतान था, इसलिए वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे। इसलिए जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका पास के ही एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया। लेकिन शंकर का मन पढ़ाई में कम और शैतानियों में ज्यादा लगता था। चूंकि गांव के लोग नाम को थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं, इसलिए लोग उसे शंकर की जगह शंकरिया कहते थे। शंकरिया को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था, इसलिए वो अक्सर आइसक्रीम के लिए अपनी माँ से पैसे मांगा करता, लेकिन गरीबी इतनी थी कि वो उसे आइसक्रीम नहीं दिलवा पाती थी। ऐसे में शंकरिया ने अपने घर में ही चोरी करना शुरू कर दिया। एक दो बार की चोरी के बाद उसके घर वाले सतर्क हो गए और पैसों को छिपाकर रखने लगे। उन्हें लग रहा था कि इससे शंकरिया की चोरी की आदत छूट जाएगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। घर से पैसे मिलना बंद हुए तो शंकरिया ने बाहर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपने ही इलाके के एक मंदिर की दान पेटी को निशाना बनाया और वहीं से उसकी चोरी की आदत एक लत में बदल गई। 12-13 साल की उम्र में ही उसने एक पड़ोसी के घर से पैसे और अनाज चुराया, लेकिन वो पकड़ा गया। गांव वालों ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, लेकिन उम्र कम होने की वजह से कोर्ट ने उसे सिर्फ 1 दिन खड़े रहने की सजा देकर ये सोचकर छोड़ दिया कि शायद वो सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद उसने फिर चोरी की और इस बार उसे जेल जाना पड़ा। इसके बाद जेल जाना जैसे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। इसी दौरान गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जेल में उसकी मुलाकात सुभाष नाम के एक अनुभवी कैदी से होती है। शंकरिया ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्या करे कि चोरी के बाद कभी पकड़ा ना जाए। सुभाष से उसे 3 खतरनाक सलाह मिलती है। पहली, चोरी हमेशा सुनसान जगह पर करो। दूसरी, कभी ज्वेलरी की चोरी ना करो। और तीसरी सलाह, चोरी से पहले इंसान को बेहोश कर दो ताकि वो तुम्हें पहचान ना सके। तीसरी सलाह ने शंकरिया को रोमांचित कर दिया। ये अब सिर्फ चोरी का तरीका नहीं, बल्कि ये एक खतरनाक सोच की शुरुआत थी। इसके बाद उसे एक बार फिर चोरी के केस में जोधपुर जेल में रहना पड़ा। यहाँ उसकी मुलाकात बुधराम जाट नाम के एक ऐसे कैदी से होती है जिसने उसकी सोच को पूरी तरह पलट दिया। बुधराम हत्या के मामले में जेल में बंद था, लेकिन जेल के
अंदर उसका रौब किसी राजा से कम नहीं था। उसका एटीट्यूड, उसका कॉन्फिडेंस सब कुछ अलग था और ये देखकर शंकरिया हैरान रह गया। वो सीधे बुधराम जाट से पूछ बैठा कि आखिर वो जेल में बहुत आराम और रौब से कैसे रहता है। बुधराम ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, तू भी हत्या करके आ, तेरा भी रौब हो जाएगा। बस यही वो पल था जहां शंकरिया के अंदर की आखिरी हिचक भी खत्म हो गई। अब उसके पास एक तरफ सुभाष की चोरी करने की 3 सलाह थी और दूसरी तरफ बुधराम की हत्या करने की बेखौफ सोच थी, और ये दोनों मिलकर जल्द ही उसे पहले एक किलर और फिर एक सीरियल किलर बना देने वाली थी। साल 1971 में जब वो करीब 19 साल का था, जोधपुर जेल से निकलने के बाद आसपास के इलाके में उस पर चोर का ठप्पा लग चुका था और उसके परिवार वालों को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी। ऐसे में घर वालों ने शंकरिया को घर से निकाल दिया और सभी से कह दिया कि अब उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, समाज में हो रही लगातार बदनामी के कारण उसका पूरा परिवार अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव चला गया। ऐसे में शंकरिया भी अचानक गायब हो गया और उसके बाद वो किसी को नजर नहीं आया। वो राजस्थान में ही किसी दूसरी जगह रहने लगा। वो दिन में रतनलाल के नाम से रिक्शा चलाने का नाटक करता और रात में मौका मिलते ही लोगों के घरों में घुसकर हाथ साफ कर लेता। उसने एक रात एक साधु की झोपड़ी से चोरी की। उसने एक लोहे के चिमटे से साधु के कान के नीचे गर्दन पर, जिसे कनपट्टी कहते हैं, वहां कई बार प्रहार किया, जिससे साधु बेहोश हो गया और शंकरिया उसके सारे पैसे लेकर फरार हो गया। ये पहली बार था जब शंकरिया ने किसी को बेहोश करके चोरी की थी और पहले ही मौके पर उसे चोरी करने में काफी आसानी हुई। ऐसे में चोरी से पहले लोगों की कनपट्टी पर मारकर उन्हें बेहोश करना उसकी आदत में शुमार हो गया। उसने सबसे पहले उन लोगों को ठिकाने लगाना शुरू किया जिन्होंने उसके चोरी के मामलों में गवाही देकर पहले उसे जेल पहुंचवाया था। वो एक रात हरनेक सिंह नाम के एक किसान के घर में पहुंचा, लेकिन वो वहां नहीं था। घर में उसकी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी थी जो चारपाई पर सो रहे थे। हरनेक सिंह के वहां ना होने पर शंकरिया ने एक एक करके उन चारों की कनपट्टी पर वार किए और उसके वार से चारों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने वहां से चोरी की और अपना अगला निशाना मनीराम मेघवाल को बनाया। उसने मनीराम के घर घुसकर उसे, उसकी पत्नी, बेटे और नौकर की कनपट्टी पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। इसके बाद शंकरिया ने अपना दायरा बढ़ाया और अब वो राजस्थान से निकलकर पड़ोसी स्टेट्स हरियाणा और पंजाब में भी चोरी और हत्याओं को अंजाम देने लगा। उसके क्राइम का इलाका बॉर्डर ट्रायंगल था, जिसमें राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, पंजाब के भटिंडा, फिरोजपुर, फजिल्का और अबोहर और हरियाणा के सिरसा और डबवाली जैसे शहर आते थे। वो अक्सर एक कंबल ओढ़े रहता और उसी की आड़ में हथौड़ा, कोई भारी लकड़ी या फिर फावड़ा छिपाए रखता और मौका मिलते ही पीछे से लोगों की कनपट्टी पर वार कर उनकी हत्या कर उन्हें लूट लेता। उसका मेन मोटिव चोरी ही होता था, लेकिन सुभाष से मिली चोरी की सीख के अनुसार वो लोगों की कनपट्टी पर प्रहार करता था ताकि वो बेहोश हो जाए। लेकिन इसमें उसे अक्सर ये ख्याल नहीं रहता था कि कितनी बार और कितनी जोर से चोट करना है। ऐसे में वो लगभग हर मामले में लोगों की हत्या ही कर देता था। उसके द्वारा लोगों को मारने की शुरुआत पहले लोगों को बेहोश करने से लेकर हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे ऐसी सनक सवार हुई कि लोगों की चीखें सुनने और उन्हें तड़पते देखने में उसे मजा आने लगा। मरते हुए लोगों की चीखें उसे किसी मधुर संगीत जितनी आनंद देती और उससे वो इतना ज्यादा फैसिनेट हो जाता कि वो और ज्यादा ताकत से हमला करने लगता। उसे इस खौफनाक संगीत की ऐसी लत लग गई कि वो अब सिर्फ लोगों की चीखें सुनने के लिए उन्हें मार देता। शंकरिया ने एक के बाद एक दर्जनों लोगों की जान लेकर खौफ का ऐसा मंजर कायम कर दिया कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों राज्यों में शाम होते ही पूरे के पूरे इलाके सुनसान हो जाते। लोगों ने डर से रात को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। रात सुकून देने के बजाय डर पैदा करती थी और हर रात घर के आधे लोग शिफ्ट वाइज पहरा देकर जागते रहते थे। उन्हें हर वक्त इस बात का डर लगा रहता कि क्या पता उनके घर में वो हत्यारा आ जाए और उनकी कनपट्टी पर हमला करके उनकी हत्या कर दे। लोगों के लिए हर रात जिंदगी और मौत की परीक्षा होती और वो सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करते। तीनों ही स्टेट्स में ये बात फैल गई कि रात के अंधेरे में कोई अनजान शख्स कंबल ओढ़कर सड़कों पर निकलता है और अचानक पीछे से लोगों की कनपट्टी पर हथौड़े से वार करके उनकी जान ले लेता है। हाल ये था कि लोग किसी को भी कंबल में देखकर डर जाते थे, क्योंकि वो हर बार कनपट्टी को ही निशाना बनाता था। इसलिए न्यूज़पेपर्स ने उसे कनपट्टी मार नाम दे दिया। लगातार एक ही तरह से हो रही हत्याओं ने पुलिस की भी नींद उड़ा दी।
पुलिस इस कनपट्टीमार हत्यारे को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लग सका। यहाँ तक कि पुलिस को उसका हुलिया तक नहीं पता था। इस तरह शंकरिया बिना किसी रोक टोक के 200-300 किलोमीटर के रेडियस में लगातार मूव करके निर्दोष लोगों को मौत की नींद सुला रहा था। वो कभी भी अपने साथ वेपन कैरी नहीं करता था, बल्कि उसे जो भी चीज मौके पर मिल जाती वो उसी से लोगों की हत्या कर देता। कहीं उसने चारपाई के पाए से जान ली तो कहीं चिमटे से ही हत्या कर दी। कभी उसने हथौड़े से किसी की कनपट्टी को लहूलुहान कर दिया तो किसी की फावड़े की चोट से गर्दन तोड़ दी। समय बीतता गया और कनपट्टीमार के शिकारों की संख्या में इजाफा होता गया। इन सब के बीच सितंबर 1973 आ चुका था और हालात अब काबू से बाहर हो चुके थे। अकेले श्रीगंगानगर जिले में ही पिछले कुछ समय में सेम तरीके से 15 हत्याएं हो चुकी थी। उस कनपट्टीमार शंकरिया को पकड़ने के लिए राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। मामला इतना बढ़ गया कि इसकी गूंज राजस्थान की असेंबली तक जा पहुंची और कई विधायकों ने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बरकतुल्ला खान से गुहार लगाई कि इस खौफ को खत्म किया जाए। ऐसे में चीफ मिनिस्टर बरकतुल्ला खान ने उस अननोन किलर के सिर पर 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी रकम थी। लेकिन इन सब के बावजूद कनपट्टीमार शंकरिया नहीं रुका, बल्कि अब वो एक ऐसी वारदात को अंजाम देने वाला था जो सभी को हिला देने वाली थी। 9 सितंबर 1973 को सादुल शहर के तखत हजारी गांव की सुबह हर दिन की तरह ही शुरू हुई थी। वहां एक गुरुद्वारा था जहां रात को करतार सिंह नाम का एक केयरटेकर अपने 2 अंधे बेटों मादा सिंह और वजीर सिंह के साथ रहता था। हर दिन तीनों सुबह जल्दी उठ जाते थे और गुरुद्वारे का गेट खोलकर साफ सफाई करने लगते थे। लेकिन उस दिन पूरा गुरुद्वारा असामान्य सन्नाटे में डूबा हुआ था। सुबह करीब 7 बजे जब श्याम सिंह नाम का एक लोकल व्यक्ति अरदास के लिए वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गुरुद्वारा का दरवाजा अब तक बंद है। उसे लगा शायद केयरटेकर अभी तक सो रहे होंगे, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे गुरुद्वारा का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, जो हल्के से झटके में ही खुल जाता है। लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसके कदम वही जम जाते हैं। गुरुद्वारा के कमरों के ताले टूटे हुए थे, सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा था और चारपाई पर करतार सिंह अपने दोनों बेटों के साथ लहूलुहान हालत में पड़े थे। तीनों की कनपट्टी, नाक और मुंह के पास गहरे घाव थे, जैसे किसी ने बेरहमी से बार बार उन पर हमला किया हो। घबराकर श्याम सिंह तुरंत गांव वालों को खबर देता है। लोग दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं और तीनों को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि पहले करतार सिंह और फिर मादा सिंह दम तोड़ देते हैं। अब सिर्फ वजीर सिंह जिंदा बचा था, लेकिन वो भी अंधा था, यानी पुलिस के पास एक जिंदा गवाह तो था, पर वो कुछ देख ही नहीं पाया था। और इस तरह एक बार फिर वो खौफनाक कातिल कनपट्टीमार शंकरिया बिना कोई पहचान छोड़े गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बार बार पुलिस को खुली चुनौती दे रहा हो कि मैं ऐसे ही एक के बाद एक हत्याएं करता रहूंगा और कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। गुरुद्वारे जैसी पवित्र जगह पर हुई इस वारदात ने आग में घी डालने का काम किया। सिख समाज में जबरदस्त गुस्सा था, लोग सड़कों पर उतर आए थे और पुलिस पर उस हत्यारे को पकड़ने का भारी दबाव बन चुका था। ऐसे में श्रीगंगानगर के एसपी श्याम प्रताप सिंह इस केस को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए एक स्पेशल टीम बनाते हैं और खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन की कमान संभाल लेते हैं। वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पूरे क्राइम सीन को बारीकी से खंगालने लगते हैं। वहां टूटे हुए ताले, बिखरा सामान और जबरन घुसने के साफ निशान मिले, जिससे ये साफ हुआ कि हत्या के साथ साथ चोरी भी की गई थी। मौके से कुछ खून के धब्बे और फिंगरप्रिंट्स भी मिले, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया, लेकिन उस समय की लिमिटेड फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी के कारण कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब पुलिस के लिए इस केस में आगे बढ़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, इसलिए वो फिर से अपने ट्रेडिशनल मेथड पर उतर आती है और लोकल लोगों से पूछताछ करने लगती है। सादुल शहर एक छोटा टाउन था और छोटे शहरों की खास बात यह होती है कि अक्सर लोग इलाके के लोगों से परिचित होते हैं। ऐसे में पुलिस ये पता लगाने में जुट जाती है कि 9 सितंबर की रात कोई अनजान शख्स तो शहर में नहीं आया था। पूछताछ के दौरान कई दिनों बाद एक अहम क्लू सामने आता है। उन्हें एक गवाह बताता है कि घटना वाली रात उसने एक अनजान शख्स को रेलवे ट्रैक्स के किनारे किनारे सादुल शहर रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखा था। एसपी श्याम प्रताप सिंह ने तुरंत अपनी टीम को रेलवे स्टेशन भेजा और उस रात बिके हर एक टिकट की डिटेल्स निकलवाने का आदेश दिया। यही से पहली बार उस खौफनाक कातिल की तलाश एक ठोस दिशा में बढ़ने लगती है।
उस दौर में छोटे स्टेशनों पर रात के समय बहुत कम पैसेंजर्स का मूवमेंट होता था, इसलिए हर टिकट एक अहम क्लू बन सकता था। जब सादुल शहर स्टेशन के टिकट्स खंगाले गए तो पता चला कि उसी सुबह एक टिकट सादुल शहर से भटिंडा के लिए इशू हुआ था। पुलिस ने तुरंत भटिंडा में जांच आगे बढ़ाई और वहां पता चला कि भटिंडा से भी एक टिकट सादुल शहर के लिए जारी हुआ था। इस दो तरफा मूवमेंट पैटर्न ने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया कि किलर का भटिंडा से जरूर कोई ना कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि उस समय भटिंडा में भी बिल्कुल उसी पैटर्न से हत्याएं हो चुकी थी। अब पुलिस के टारगेट पर एक खास जगह तो थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पुलिस के पास ना तो उस हत्यारे का नाम था, ना ही कोई आइडेंटिटी और ना ही कोई क्लियर डिस्क्रिप्शन। ऐसे में सवाल सिर्फ एक था कि आखिर उस इनविजिबल किलर को ढूंढा कैसे जाए। ऐसे में उन सभी लोगों को थाने बुलाया गया जिनका कभी इस कनपट्टीमार हत्यारे से सामना हुआ था और जो उसके हमले से बच निकले थे। पूछताछ के दौरान किस्मत से पुलिस को एक ऐसा विटनेस मिल गया जिसने उस खौफनाक हत्यारे का चेहरा देखा था। उसने बताया कि जब वो एक दिन एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक उस पर पीछे से अटैक हुआ, लेकिन जैसे ही हत्यारे ने वार किया, उसका कंबल नीचे गिर गया और उसने उसका चेहरा देख लिया। इसके बाद वो वहां से भाग निकला और उसकी जान बच गई। इसके बाद पुलिस ने एक एक करके सभी विक्टिम्स और सर्वाइवर्स से अलग अलग पूछताछ शुरू की। हर स्टेटमेंट को ध्यान से एनालाइज किया गया और छोटे छोटे क्लू को जोड़कर एक पैटर्न बनाया गया। इससे ये कंफर्म हो गया कि पंजाब और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक कनपट्टी पर वार करके जितनी भी हत्याएं हुई थी, उन सब के पीछे कोई गैंग नहीं बल्कि एक अकेला आदमी था। वो अंधेरे में आता था, अटैक करता था और बिना कोई एविडेंस छोड़े गायब हो जाता था। सर्वाइवर्स की बताई गई डिटेल्स के आधार पर उसका एक रफ स्केच बनाया गया और उसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सभी थानों में भेज दिया गया। एक सवाल अब भी बना हुआ था कि हत्यारे को लोकेट कैसे किया जाए। क्राइम का दायरा इतना बड़ा था कि पूरे इलाके की सर्च प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी, इसलिए पुलिस ने अपने सर्च ऑपरेशन को थोड़ा नैरो डाउन किया। अब फोकस उन जगहों और रूट्स पर था जो आइसोलेटेड थे और जहां उस हत्यारे के होने के ज्यादा चांसेस थे। पुलिस ने ऐसे रास्तों को सर्च करना शुरू किया, मगर कई रातें यूं ही गुजर गई, लेकिन कनपट्टीमार का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर भी पुलिस ने सुनसान इलाकों में गश्त डालना जारी रखा। चूंकि कनपट्टीमार तीनों स्टेट्स में मूव करता रहता था, इसलिए तीनों ही स्टेट्स की पुलिस अलग अलग टीम्स में बंटकर उसे अपने अपने इलाकों में ढूंढने में लगी हुई थी। ऐसे ही 3 जून 1974 की रात जयपुर के एक सुनसान इलाके में जब पुलिस पेट्रोल कर रही थी, तभी अचानक उन्हें सड़क पर कंबल ओढ़े एक चलता हुआ साया दिखाई देता है। जैसे ही उसकी नजर पुलिस पर पड़ती है, वो तुरंत सड़क किनारे एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन पुलिस को उस पर शक हो जाता है और पुलिस उसे वहां से पकड़कर तुरंत थाने ले आती है। शक की एक बड़ी वजह यह भी थी कि उसका चेहरा काफी हद तक उस रफ स्केच से मिलता था जो सर्वाइवर्स की गवाही के आधार पर तैयार किया गया था। इसके बाद उससे पूछताछ की शुरुआत होती है। पहले तो वो खुद को रतनलाल नाम का एक साधारण रिक्शा वाला बताता रहता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती करती है तो वो अपना असली नाम शंकरिया बता देता है। पुलिस उससे पूछती है कि पूरे स्टेट में एक कुख्यात हत्यारे का खौफ है जो 60 से ज्यादा हत्याएं कर चुका है। ऐसे में वो अकेले जून की गर्मी में आधी रात को कंबल में आखिर क्या कर रहा था? इन सब सवालों पर शंकरिया हर बार गोल गोल बातें घुमाने लगता। आगे भी कई दिनों तक इंटेरोगेशन चलती है और पुलिस बार बार एक ही सवाल दोहराने लगती है, क्या 3 राज्यों में हुई 60 लोगों की हत्या तूने ही की है? इस दौरान पुलिस उसे लगातार बुरी तरह मार भी रही थी। कई दिनों की पिटाई और एक ही तरह के सवाल से तंग आकर एक दिन पता नहीं शंकरिया को क्या सुरूर चढ़ता है कि अचानक वो पुलिस पर चीख पड़ता है, साहब 60 नहीं 70 मार चुका हूं और हाँ, मैं ही कनपट्टीमार किलर हूं। इसके बाद वो देखते ही देखते करीब 50 हत्याओं की तारीखें गिना देता है। उसका जवाब सुनकर पूरे रूम में सन्नाटा फैल जाता है। एक पल के लिए पुलिस भी शॉक्ड रह जाती है कि उनके सामने खड़ा ये 25 साल का दुबला पतला बिल्कुल आम सा दिखने वाला लड़का क्या सच में इतना खतरनाक हत्यारा हो सकता है। लेकिन अगले ही पल शंकरिया ने जो कहा वो और भी दिल दहला देने वाला था। जब पुलिस उससे इन हत्याओं के मोटिव के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसे मरते हुए लोगों की दर्द भरी चीखें सुनने में मजा आता है और वो उसे किसी मधुर संगीत जैसा सुकून देती है। इस दौरान पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट्स को गुरुद्वारा समेत अलग अलग जगहों से मिले सबूतों से मैच कराया और फिंगरप्रिंट्स पूरी तरह मैच कर गए। अब इसमें कोई शक नहीं बचा था कि पुलिस के सामने बैठा वही आदमी सालों से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में खौफ बनकर घूम रहा कनपट्टीमार था। इसके बाद पुलिस उसे अलग अलग गांवों में भी लेकर जाने लगी जहां उसने हत्याएं की थी
वो एक एक क्राइम सीन को बिना हिचकिचाहट पहचान लेता था, जैसे वो सब कुछ उसके दिमाग में आज भी ताजा हो। ऐसे ही एक बार एक गांव में ले जाकर पुलिस उससे पूछती है, बता यहाँ और किसे मारा था और कैसे मारा था। इस पर शंकरिया के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल जाती है। वो धीरे से कहता है, साहब एक बार मेरे हाथ पैर खोल दो, फिर बताता हूँ कैसे मारा था। उसकी आंखों में उस वक्त ऐसा पागलपन था कि ये सुनते ही आसपास खड़े गांव वालों की रूह कांप गई। आगे इस मामले में जयपुर सीआईडी की भी एंट्री होती है और फिर ये केस श्री गंगानगर सेशन कोर्ट में पहुंचता है, जहां कनपटी मार शंकरिया के क्राइम्स को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि कोर्ट में पुलिस 70 में से 63 हत्याओं के ही सॉलिड एविडेंस पेश कर पाती है और इन्हीं के आधार पर 27 जून 1975 को कोर्ट उसे फांसी की सजा सुना देती है। इसके बाद ये केस राजस्थान हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और हर कोर्ट में उसकी मौत की सजा बरकरार रहती है। इसके बाद उसके वकील मनीराम जालप प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के पास मर्सी पिटीशन भी डालते हैं, लेकिन उसका गुनाह इतना दरिंदगी से भरा हुआ था कि राष्ट्रपति भी उसकी मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद 16 मई 1979 को शंकरिया को केवल 27 साल की उम्र में फांसी दे दी जाती है और इसके साथ ही इस दुनिया से एक क्रूर हत्यारे का अंत हो जाता है। कहा जाता है कि मौत से पहले शंकरिया को अपने किए पर पछतावा होने लगा था और फांसी से कुछ दिन पहले उसने एक पुलिस ऑफिसर से कहा था, मैंने जो हत्याएं की वो बेवजह थी और मैं नहीं चाहता कोई मेरे जैसा बने। शंकरिया तो केवल 27 साल की उम्र में चला गया, लेकिन उसकी चर्चाएं आज भी नॉर्थ इंडिया के कई इलाकों में जिंदा है। कहा जाता है कि पाताल लोक नाम की वेब सीरीज का हथौड़ा त्यागी नाम का कैरेक्टर काफी हद तक इसी कनपटी मार शंकरिया से इंस्पायर्ड था और उस सीरीज को देखकर लोग सहम गए थे।